Children, in this video we will discuss mechanism of breathing. That how do breathing occur? We know that breathing involves two steps. First step is the intake of oxygen, intake of air, and second step is what? Second step is, first is intake of air in which air is taken out. Second is exhale of air. Exhale of air in which air is given out. So the process in which air is taken out, that is known as inspiration. And the process in which air is given out, that is called expiration. So we will discuss in detail how these processes occur. So now we will discuss about mechanism of breathing. So as I told that in the mechanism of breathing, there are two steps, inspiration as well as expiration. So first we will discuss about inspiration. What is inspiration? It is a process by which fresh air enters into the lungs. And how do it enter? और फ्रेश एयर को लंग्स में एंटर करने में कौन कौन से ऑर्गन हैं, स्ट्रक्चर हैं जो हेल्प करते हैं? तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? इट इज़ अ डायफ्राम, intercostal muscle and abdominal muscles. They plays very important role. And what role do they play, that we will discuss one by one. First of all, we will discuss about the structure of diaphragm. Children, if you have seen the structure of respiratory system in detail properly, अगर आपने देखा होगा, you might have seen that this is the lung, this is the lung and this is a right side lung. ये ऐसे lungs के नीचे there is present this kind of arched structure. This arched structure is actually, this is the diaphragm. This is our diaphragm. And this diaphragm plays very important role in the process of breathing. क्या होता है normally जब हम breathe नहीं कर रहे होते हैं, at that time our diaphragm is curved. कैसा होता है diaphragm? Curved होता है, ऐसे ऊपर की तरफ को कर्व हुआ होता है जब हम ब्रीथ नहीं कर रहे. बट व्हेन वी हैव टू ब्रीथ, जब हमें अंदर की तरफ को सांस लेनी है, एट दैट टाइम दिस डायफ्राम बिकम फ्लैट. इट कम्स टू लाइट फ्लैट, ऐसे फ्लैट हो जाता है. ठीक है. अब इसके फ्लैट होने से व्हाट हैपेंड? जब ये डायफ्राम फ्लैट हुआ, इसके फ्लैट होने से ये जो अंदर वाला एरिया है, इस पूरे अंदर वाले, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरी जो कैविटी है ना, ये ऊपर वाली पूरी कैविटी, इस कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी. अब पहले ये जो डायफ्राम था, ये किसके अंदर धंसा हुआ था, किसके अंदर की तरफ को गया था? थोरेसिक कैविटी में. जब ये डायफ्राम फ्लैट हो गया तो यहाँ ये पूरी जगह क्या हो गई? खाली हो गई. ये पूरी जगह जो मैं ऐसे शो कर रही हूँ, किसी और कलर से शो करती हूँ. अब क्या हो गया? ये जो पूरी जगह है जिसको मैंने पिंक शो करा, ये खाली हो गई है. खाली होने से यहाँ एयर प्रेशर कम हो गया. यहाँ एयर प्रेशर कम हुआ जिससे इन लंग्स को एक्सपैंड करने की जगह मिल गई. पहले यहाँ पे क्या था? एयर थी. अब अगर एयर हट गई, यहाँ एयर का प्रेशर कम हो गया, तो लंग्स एक्सपैंड करेंगे. और लंग्स के एक्सपैंड करने से लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई है वो भी एक्सपैंड करेंगे, और उनके एक्सपैंड करने से उनके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ आया? तो डायफ्राम जो है, जब हम ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम किस फॉर्म में पड़ा होता है? कर्व फॉर्म में पड़ा होता है. जब हमने ब्रीद इन करना हो उस टाइम डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, और उसके फ्लैट होने से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. कहाँ होती है मसल? दीज मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स. आपको पता है हमारे जो लंग्स होते हैं, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा रिब केज के बारे में. तो रिब केज कहाँ होती है? ये आपके लंग्स हैं. आपके लंग्स को बाहर से लंग्स के बाहर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऐसे करके स्ट्रक्चर लगा होता है. दीज आर कॉल्ड रिब्स, जो हमारे लंग्स को बाहर से प्रोटेक्ट करती हैं. तो ये जो रिब्स होती है हमारी, इन रिब्स में देयर इज प्रेजेंट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. ठीक है. तो ये मसल क्या करती हैं? सबसे पहले ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड. वो क्या करती हैं? आपके रिब्स को ऊपर की तरफ को खींचेंगी और आपके स्टर्नम को ऊपर की तरफ को खींचेंगी. जैसे मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था, इन दैट डायग्राम व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर इज द लंग, and this is the right side lungs, and then I have drawn the rib cage here. यहाँ बनाया मैंने. this I told sternum. sternum होती है breast bone. ये यहाँ से निकलती हैं ribs ऐसे करके, पीछे की तरफ को बैक बोन से जाके मिलती हैं वो ऐसे करके. ये है rib suppose.
नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही इसके बीच की इंटरकॉस्टल, सपोज यहाँ है ये इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स के बीच में, तो जब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये क्या करेगी, ये जो रिब्स हैं इसको ऊपर की तरफ को खींचेगी, बाहर ऊपर की तरफ को लाएंगी, लंग्स से ऊपर लाएंगी। अब ये लंग्स से ऊपर आ रही हैं तो इससे भी क्या हो रहा है, इसके नीचे डायफ्राम है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम है जो कर्व था, लेकिन अभी अभी कैसा बन गया, अभी अभी वो डायफ्राम भी कैसा हो गया है, फ्लैट हो गया है। और ये जो रिब केज हैं ये भी कहाँ उठ गई हैं, ऊपर को उठ गई हैं। इन सारी एक्टिविटी से क्या हुआ, पूरे के पूरा जो थोरेसिक कैविटी था, उस थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, जिससे उसमें एयर प्रेशर कम हो गया। नेक्स्ट इम्पैक्ट इज ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स क्या होती हैं, ये जो मसल्स हैं, दीज मसल रिलैक्सेस, वो रिलैक्स करती हैं एंड अलाउ द कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स। जो हमारे एब्डोमिनल, ये जो थोरेसिक कैविटी है ना, ये ऊपर वाली, ये पूरी जहाँ आपके लंग्स हैं, दिस इज योर थोरेसिक कैविटी। इसके नीचे की जो कैविटी होती है दैट इज आवर एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे आपका स्टमक और बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं, तो उन ऑर्गन्स के बीच में, उस कैविटी में, उस एब्डोमिनल कैविटी में, वहाँ पे हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, वो मसल रिलैक्स करती हैं। और जैसे वो रिलैक्स करती है ना, उन मसल के रिलैक्स होने से क्या होता है, उन मसल्स के रिलैक्स होने से आपके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं ना, दे आर पुश्ड डाउनवर्ड, एब्डोमेन की तरफ, नीचे की तरफ को प्रेस होते हैं वो। अदरवाइज ये ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे थे, तो ये भी कहाँ की तरफ को प्रेशर लगा रहे थे, ऊपर की तरफ को, थोरेसिक कैविटी। लेकिन जैसे ही एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, ये सारे ऑर्गन्स को नीचे की तरफ को प्रेस करती हैं। तो 3 एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पहली एक्टिविटी क्या हुई, ये जो डायफ्राम था, जो पहले कर्व्ड था, अब कैसा बन गया है, फ्लैट बन गया। दूसरी एक्टिविटी कहाँ हुई, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में, वो कॉन्ट्रैक्ट करी, उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से रिब केस जो थी वो ऊपर उठ गई। थर्ड एक्टिविटी क्या हुई, जो एब्डोमिनल मसल्स थी, ये एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और इन रिलैक्स हुई, और इन्होंने एब्डोमिनल ऑर्गन को नीचे की तरफ को प्रेस किया। और इन तीनों एक्टिविटीज़ की वजह से आपका जो थोरेसिक कैविटी था, ये ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, इस पूरे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो गया, ठीक है। एयर प्रेशर कम होने से जो लंग्स थे वो एक्सपैंड हुए, एक्सपैंड होने से लंग्स में एयर प्रेशर कम हो गया। लेकिन हमारे बाहर जो एयर है, नॉस्ट्रिल के बाहर जो एयर है, ये है ना पूरा हमारा सिस्टम, देखना रेस्पिरेटरी सिस्टम पता है आपको, नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, फिर ये नेजल चैम्बर, फिर ट्रैकिया एंड ऑल, ये फिर ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे आपका एक लंग आ गया, यहाँ पे दूसरा लंग आ गया। क्या हुआ है अभी तक, आपकी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो था, आपका जो पूरा ये था थोरेसिक कैविटी, ये पूरी कैविटी जो थी आपकी, दिस वाज योर थोरेसिक कैविटी। तो ये जो पूरी थोरेसिक कैविटी था, इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, अब एयर प्रेशर कम हो गया है, जिससे आपके लंग्स जो थे वो एक्सपैंड हो गए, लंग्स एक्सपैंड हो गए बाहर की तरफ को। लंग्स के एक्सपैंड होने से लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ एयर प्रेशर कम हुआ तो यहाँ 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 यहाँ, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना सारी जगह, तो यहाँ सब जगह एयर प्रेशर कम हो गया। लेकिन आपका नॉस्ट्रिल बाहर किसके कांटेक्ट में है, बाहर वाली एयर के। तो अगर अंदर प्रेशर कम है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और बाहर प्रेशर कैसा है अंदर के कंपैरिजन में, बाहर प्रेशर हाई है। हमें पता है एयर हमेशा कहाँ से कहाँ की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सो इन दिस वे एयर विल एंटर इनसाइड द लंग्स एंड विल रीच इनटू द एल्वुलाई। सो दिस इज हाउ inspiration take place. Clear children? Very important this topic is. Here they have mentioned the movement of fresh air into the lungs. कैसे fresh air हमारे lungs में जाती है, क्या क्या ट्रैक फॉलो करती है। तो एक्सटर्नल नेरिस से नेजल कैविटी में जाती है, इंटरनल नेरिस में जाती है, फेरिंग्स तक पहुंचती है, ग्लॉटिस से होती हुई लैरिंग्स में जाती है, देन गोज टू ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वुलर डक्ट, एंड फाइनली इट रीचेज इनटू एल्वुलाई। और एल्वुलाई में जाके फिर गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. Now we will discuss how do expiration occur. Expiration is the act of passing out of foul air. Foul air is the air which contain more carbon dioxide in it. तो कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसमें भी वही प्रोसेस होता है बट रिवर्स तरीके से. उसमें क्या हुआ, ये जो डायफ्राम था पहले क्या हो गया था,
जब हमने पहले पढ़ा स्ट्रक्चर, तो उस टाइम जो डायफ्राम था आपका वो कैसा हो गया था, ऐसे फ्लैट हो गया था नीचे की तरफ को, और ये थी आपकी एब्डोमिनल कैविटी। तो जब हमने एक्सपायर करना हो, एट दैट टाइम डायफ्राम बिकम कर्व्ड अगेन, ऊपर की तरफ वो कर्व हो जाता है। और दूसरा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। पिछली बार थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, यहाँ है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और वो क्या करेंगी, आपका जो रिब्स थे, ये थे आपके रिब्स, ये थे रिब्स जो पहले बाहर की तरफ को खींचे हुए थे। तो जब ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, दे विल पुल द रिब्स टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। थर्ड टाइप की मसल है एब्डोमिनल मसल। पहले ही एब्डोमिनल मसल रिलैक्स हुई थी, जिससे उसने एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स को नीचे की तरफ को प्रेस किया था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से एब्डोमिनल ऑर्गन्स अपनी जगह पे आ जाएंगे, एंड दे विल पुट प्रेशर टुवर्ड्स द थोरेसिक कैविटी। इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से थोरेसिक कैविटी पे प्रेशर जो है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। पहले यहाँ तक ये जो ब्लैक लाइन ड्रॉ करिए ना, अगेन आई शो, पहले थोरेसिक कैविटी ये पहले थोरेसिक कैविटी ये पूरी जगह, ये पूरी खाली जगह जो है ना इसके अंदर बनाई मैंने, थोरेसिक कैविटी थी। लेकिन अब आपका डायफ्राम ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब थोरेसिक कैविटी, ये वाला पार्ट थोरेसिक कैविटी का पार्ट नहीं बचा। अब थोरेसिक कैविटी तो इतनी सी बची है जो अंदर वाइट वाला पोर्शन है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ तो अंदर जो लंग्स पड़े हैं वो कंप्रेस हो गए। उनके कंप्रेस होने से क्या हुआ, उनके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया। लेकिन आपके लंग्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक फाइनली किसके साथ कनेक्टेड है, नॉस्ट्रिल के साथ, और नॉस्ट्रिल के बाहर क्या है, एयर है। तो अंदर लंग्स में प्रेशर हाई है, लेकिन एयर में प्रेशर कैसा है, लो है। तो एयर जो है वो लंग्स से बाहर की तरफ को मूव करती है, एंड फ्रॉम अ नॉस्ट्रिल इट गोज आउट। तो जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेलेशन के टाइम जो रूट है एयर का वो उल्टा होता है। एरियोलर से, एल्वुलाई से एलियोलर डक्ट में, ब्रोंकियोल में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ग्लॉटिस, फेरिंग्स, इंटरनल नोस्ट्रिल, then nasal cavity, and finally it goes to the external nares, and then it is released out. So this is all how do inspiration and expiration occur in human. Very important topic it is, children. Go through it carefully. Thank you.